हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए जीके जीएस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने अभी तक 25 क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद यहाँ से फिर अगले 25 करेंगे तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। और आपका इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके प्रीवियस यानी एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉट डॉट साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस साम्राज्य के शासन काल को? तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है। आपको गोल्डन टाइम कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के शासन काल को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, यानी व्याख्या भी नीचे आपको मिलेगी। छोटी होगी तो छोटी मिलेगी, अगर बड़ा होगा उसके बारे में तो डिटेल जो इंपॉर्टेंट होगा वो नीचे पॉइंट लिखा रहा होगा, उसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ पे गुप्त वंश सिर्फ इतना हो गया। उसके बाद आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो ये आपका शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका था। 11 तारीख तीसरे महीने 2019 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन आया था। तो दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो क्या था, आइए हम आगे देखते हैं। तो दक्षिण के जो आपका यहाँ पे डी था यानी 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी उनका शासनकाल जो चला था वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चला हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी 27 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे आपका वो एक्सप्लेनेशन दिया गया, व्याख्या दी गई है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का जो काल था 9वीं शताब्दी सन था, ईस्वी सन था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन नहीं रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा। अभी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पहले देख कर आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में मैंने व्याख्या बताई थी वहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 पॉइंट भी बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2-2 लाइन में खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा परेशान मत होना, आगे भी आपको मिलेगा। उसका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा मान सिंह तोमर ने डाट डाट पर शासन किया था। तो राजा मान सिंह तोमर ने जो है वो किस पर शासन किया था? तो ये भी आपका शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। 2021 का जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है। तो राजा मान सिंह तोमर ने डॉट डॉट पर शासन किया था, तो ग्वालियर पर शासन किया था, यानी जो आपका ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर बना है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो सिचुएटेड है ग्वालियर में भी सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत थे, राजा थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिया गया है। तो बीकानेर के जो शासक थे वो कौन से? तो राय सिंह थे बीकानेर के शासक। और मैसूर के जो थे हैदर अली तथा टीपू सुल्तान वहाँ के शासक हुआ करते थे। मैसूर तथा कहाँ के? और मैसूर के हुआ करते थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ जो आपका आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कब की गई थी? और जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पे कब की गई थी वो, यानी आंदोलन की शुरुआत? तो 1875 में की कर दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। और यहाँ पे दिया गया सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। और यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं आपकी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना अली बंधु द्वारा की गई थी। तो अली बंधु और आपका दो थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा, शौकत अली और आपका मोहम्मद, एक था शौकत अली, दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो दो बंधुओं द्वारा यानी दो भाइयों द्वारा, अली बंधु द्वारा यानी मुस्लिम भाई थे, उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में की गई थी। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन तो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन आपका। और खुदाई खिदमतगार कब आपका उत्पन्न हुआ था? तो 1930 में इसका इन्वेंशन या इसका कह सकते हो इन्वेंट किया गया था खुदाई खिदमतगार को। खिलाफत आंदोलन को 1919 द्वारा 19 में
1919 में, और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का यानी गठन हुआ था या उत्पन्न किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको आपने कवर कर लिए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून या पठान नेता थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो। तो इन्हें जो है भारत रत्न आपका दिया गया है। तो सबसे पहले जो विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ये भी पॉइंट बनता है, तो वो कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका 2 पॉइंट और कवर कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून या पठान नेता थे। तो वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के आपके पठान या नेता हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के आपके पठान या नेता हुआ करते थे। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने 1930 में जो है खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। तो यहाँ पे आपका एक सीमांत गांधी इनको अलग नाम से जाना जाता था। दूसरा मैंने बताया भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले विदेशी फॉरेनर कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही हैं। उसके बाद 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था चालू की थी या संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी आपका पॉइंट बनता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1930 में कर दी गई थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो आपका क्वेश्चन ही था कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता भी हुआ करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते 31 नंबर के क्वेश्चन से। 31 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो था 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। तो इनमें से बताना है कौन सा जो था आपके 16 जो महाजनपद हुआ करते थे उनमें से एक नहीं था। जो कामरूप है ये आपका नहीं हुआ करता था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कामरूप जो है वो नहीं हुआ करता था। और यहाँ पे कुरु, कौशल, अंग ये आपके 16 महाजनपदों की श्रेणी में आया करते थे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं 16 महाजनपद आपके कौन कौन से थे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, व्याख्या में दिया गया आपका 16 महाजनपद आपको कौन कौन से थे। अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्र, कौशल, अवंत, मल्ल, पंचाल, चेद और कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी बनता है, पूछा भी जा सकता है कि 16 महाजनपद कौन थे, और 4 ऑप्शंस में से दे दिया जाएगा कौन नहीं थे। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है। तो आपको 16 महाजनपद जो है वो आपको एक बार नोट करके रखना अपने माइंड में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर का आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये आपका शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2021 में, उसके पहले ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो महास्नानागार की खोज कहाँ पर, किस स्थल पर की गई थी, तो मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो में आपकी की गई थी महास्नानागार की खोज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या दी गई है आपको। तो मोहनजोदड़ो यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से फाइंड हुई है मोहनजोदारो से, और 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की भी जो मूर्ति है यहीं से प्राप्त की गई है। और महान स्नानागार भी आपका मोहनजोदारो से ही फाइंड की गई है। उसके बाद कालीबंगा एक शहर था, वहाँ से जूते खेत यानी जो खेतों की जुताई हुई थी वो ऐसे खेत वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर फाइंड हुआ है। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, कालीबंगा से, कालीबंगा स्थान से। उसके बाद आपका लोथल था, ये आपका बंदरगाह भी हुआ करता था उस टाइम का। लोथल जो था सबसे बड़ा बंदरगाह भी माना जाता था। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये आपके जितने पॉइंट हैं ये पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका। फिर उसके बाद बनवाली एक शहर था, तो बनवाली में जो था मिट्टी से बना हल आपका फाइंड हुआ है बनवाली शहर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। तो अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। तो ये आपका 2021 के दिसंबर में पहले शिफ्ट में ही ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो अपने 5 वर्षीय पुत्र की वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी, तो गोंड। कौन सी जनजाति से संबंधित थी, तो गोंड जनजाति से वो संबंध रखती थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि रानी दुर्गावती जिनका शासनकाल 1524 से 1564 ईस्वी तक चला था, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था।
और जिसका केंद्र जबलपुर था। इसका संबंध गोंड जनजाति से हुआ करता था। उसका 34 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो ये भी आपका शिफ्ट फर्स्ट में दिसंबर के आपके महीने में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो ये आपका 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। किसमें? 1765। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व सुजाउद्दौला को पराजित किया था। तो यानी उन्होंने नियुक्त किया था। जब पराजित हो गए तो उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ा कि अपना राज्य बचा रहे और उनको कुछ दे दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 35 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो 1526 ईस्वी में, यानी 1526 ईस्वी में कौन सा हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था शायद। तो बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध भी हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो आपको 1526 ईस्वी में उन्होंने हराकर अपना कब्जा कर लिया था दिल्ली और आगरा पर। ये आपका शिफ्ट सेकंड में उसी यानी दिसंबर के महीने में 2021 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपका कुछ यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो बाबर के प्रमुख जो युद्ध थे वो कब कब हुए थे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। उसका खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था। उसका चंदेरी का युद्ध था 1528 ईस्वी में जो मेदिनी राय के साथ हुआ था। उसका घाघरा का युद्ध था 1529 में जो अफगानों के साथ लड़ा था बाबर ने। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था। तो क्या था? यात्रा वेतन के नाम से जाना जाता था। जो आपका तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया जाता था तो यात्रा वेतन के नाम से उन्हें जाना जाता था। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से संबंधित था तो यात्रा वेतन के नाम से उसे जाना जाता था। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पे अलग से पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे है। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग ... % हिस्से के बराबर हुआ करता था। तो 50% के हिस्से के बराबर हुआ करता था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खराज कर लगाया गया था। तो वो कितने 50% के बराबर हुआ था। ये भी शिफ्ट थर्ड में दिसंबर के महीने में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नकद वेतन व अस्थायी सेना की नींव रखी एवं भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये आपका वही सेम था क्वेश्चन, यहाँ पे हमने पढ़ दिया। उसका 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई या तत्कालीन जो अभी नाम बुलाते हैं बम्बई, पहले उसका नाम मुंबई हुआ करता था, में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ... में किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1885 में इसका किया गया था। तो यहाँ पे दिसंबर 1885 में, यानी आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1885 में किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इसका व्याख्या दी गई है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी भी शामिल हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई या बम्बई में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद तृतीय जो था अधिवेशन वो आपका 1887 ईस्वी में हुआ था जो कि मद्रास चेन्नई में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये भी पूछा जाता है जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के यानी INC के जो पहले मुस्लिम नेता थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और किस अधिवेशन में बने थे? तृतीय अधिवेशन में बने थे। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। उसका चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो चतुर्थ अधिवेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में हुआ था।
और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे तो जॉर्ज यूल हुआ करते थे। अब आपको यहाँ पे भिन्नता एक देखने को मिली होगी कि पहले आपके हिंदू मिले, उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी थे, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी यानी मुस्लिम थे, उसके बाद एक अंग्रेज को भी शामिल किया गया था। यानी हर एक बार में इन्होंने पहली बार जो अधिवेशन किया था तो इन्होंने ये डिस्कस किया था हर एक साल में आपका एक एक जो धर्म है उनको हम नियुक्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके कौन से आए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो आपके हिंदू राष्ट्र से बिलोंग करते थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी यानी नौरोजी जो है पारसी लोगों का जो है एक जात टाइप का है, तो नौरोजी यानी पारसी थे। उसके बाद थर्ड पे मुस्लिम आए, फिर चौथे पे आपका अंग्रेज है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहले आपके पारसी जो नेता थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कि और किस मतलब कि कहाँ पे अध्यक्षता की थी उन्होंने, तो कलकत्ता में की थी, 1886 में की थी। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आगे बढ़ते 39 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो ऊर्ध्वका जो है वो आपका भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। जो आपका शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दिसंबर में जो 2021 में पेपर हुआ था। उसके बाद आइए हम यहाँ पे व्याख्या देखते हैं इसकी। आपकी व्याख्या यहाँ पे ये रही, यानी भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां हैं द्रविड़, नागर व बेसर। यानी द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। ऊर्ध्वका मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में से ऊर्ध्वका जो हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। उसका 40 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है वो अभी तक गुजरात में स्थित, कहाँ पर स्थित है, गुजरात, यानी गुजरात की और गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर हो जाएगा। तो अब ये आपका यानी शिफ्ट 7 तारीख को दिसंबर को जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या दी गई कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। बनवाली कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। और धौलावीरा जो है ये भी आपका गुजरात में ही सिचुएटेड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका 40 तो यहाँ पे पढ़ दिया हमने। 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ये भी आपका शिफ्ट फर्स्ट में 7 तारीख को जो पेपर हुआ था 7 दिसंबर को 2021 में, वो शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था, तो आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था यहाँ पे। आप उसके बाद आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ये है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और टैगोर ने जो है वो सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। जहाँ पे उपाधि जो दी थी कि कौन कौन ने कहाँ पर लौटाई थी, कब लौटाई थी, किस हत्याकांड के बाद लौटाई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी और आपका जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि हटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि उन्हें मिली थी वो उन्होंने वापस कर दी थी अंग्रेजों को। तो ये सारी जो उपाधियां दी वो अंग्रेजों द्वारा इनको दी गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो ये भी आपका शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिखा है, देख सकते हैं आप। तो ये आपका सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा आपका कराया गया था। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, उनका निर्माण जो है जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके शासक द्वारा किसके द्वारा कराया गया था। तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा हौज सुल्तानी का आपका निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में लिखा है कि हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे कि तुर्क चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इल्तुतमिश ने बनवाया था, तुर्क ए चहलगानी। उसके बाद दिल्ली का कुत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यहाँ पे दो जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। तो दारा शिकोह के जो पिता का नाम था वो शाहजहां क्या था, शाहजहां हुआ करता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट शाहजहां
के बारे में। तो दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, यानी 4 पुत्र थे आपके शाहजहां के। उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और औरंगजेब जो था वो जीत चुका था। उसके बाद आगे बढ़ते 44 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो ये भी आपका 7 तारीख को पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी शिफ्ट 3 में पूछा गया था ये। तो नंद राजवंश यानी मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद, तो नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात आपका शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त ने। उसका महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिया गया है मगध पर शासन करने वाले वंश का क्रम यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले हर्यक वंश आए थे, उसके बाद से सुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर उसका सातवाहन वंश आए थे। लगातार ये आपका क्रम था उनका, यानी सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट तक यहाँ पे क्रम आपको दिया गया है। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के ... संप्रदाय से था, यानी वेद ऋषि कपिल का संबंध आपका सांख्य संप्रदाय से हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। योग जो है पतंजलि से रिलेट करता है, न्याय जो है गौतम से रिलेट करता है, पूर्व मीमांसा जैमिनी से रिलेट करते हैं और उत्तर मीमांसा आपका बाद नारायण से रिलेट करते हैं। तो ये आपको कुछ दिमाग में नोट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। तो वो कौन था, अकबर, यानी राजा जो अकबर थे, मुगल शासक जो अकबर थे, उन्होंने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है व्याख्या में कि अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल खुद थे। और राजा बीरबल का जो आपका एक्चुअल नाम था वो क्या था, तो मोहनदास उनका नाम था। तो राजा बीरबल द्वारा सबसे पहले जो अपनाया गया था दीन इलाही धर्म को अपनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। तो आपका लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी 1882 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। तो यह भी आपको नोट करके रखना है। तो यहाँ पे रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था और विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ चुका था। तो विलियम हंटर जो थे उनके नाम पर ही हंटर कमीशन नाम रख दिया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड रिपन के टाइम काल में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो 1605 ईस्वी में हुई थी, उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफना दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और बचपन का नाम जलाल था अकबर के और इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो नाहरगढ़ आपको जो किला है वो राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की राजधानी तो जयपुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तो नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो नाहरगढ़ जो किला था सवाई जयसिंह ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पे गोलकुंडा किला, जो गोलकुंडा जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो सिचुएटेड है आपका आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कांगड़ा किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और पन्हाला किला जो है वो कोल्हापुर में स्थित है और अंबर किला जो है वो भी राजस्थान में आपका सिचुएटेड है। तो राजस्थान में अंबर किला हो गया, नाहरगढ़ किला हो गया और गोलकुंडा किला आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, कांगड़ा किला हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में हो गया, और पनहाला किला जो है वो कोल्हापुर में सिचुएटेड है। आपको यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम 50 नंबर के क्वेश्चन पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास मैं यहाँ पे करवाता हूँ उसकी सेम टू एज इट इज पीडीएफ जो है वो जस्ट यानी कुछ टाइम बाद आपकी उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपको और आसानी मिलेगी। आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा। दोबारा अगर मेरी वीडियो ना देख पाएँ तो क्विक रिवीजन आपका अपने पास होगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर देंगे, वहाँ से आपको क्विक रिवीजन आसानी से हो जाएगा। देन यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा जो है किसने दिया था? तो ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी, लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं कि जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया नारा है आपका। मारो फिरंगी को तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया नारा। उसके बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया नारा है। तो यहाँ पे कुछ आपका कोट लिखे गए, यानी वाक्य जो वाक्य उनके द्वारा कहा गया है वो वहाँ पे दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर की दृष्टि से पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे विद डिटेल्ड, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।